हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी सीरीज़ क्लास 6 से लेकर 12 ज्योग्राफी जो चैप्टर नंबर 4 है कवर करवाने जा रही हूँ। साथ में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन अभ्यास को भी सॉल्व करेंगे। आइए हमारा चैप्टर देखते हैं। हम चैप्टर नंबर हमारा 4, चैप्टर का नाम है मानचित्र। मानचित्र आप जानते ही हैं। मानचित्र वह होता है जिसमें हम छोटी से छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से कि वो कहाँ पर है उसके बारे में हम छानबीन कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, देखते हैं हम। आप पिछले अध्याय में ही ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। अध्ययन कुछ सीमाएं होती हैं मतलब उसमें कुछ चीज़ों को ही देखा जा सकता है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं, अध्ययन का मतलब तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोग साबित होता है। लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देशों, राज्यों, शहरों, जिलों, गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता, क्योंकि ग्लोब में हम मोटे मोटे तौर पर शहरों, राज्य को देख सकते हैं, पर हम गांव, विलेज, जिलों को देखने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र के उपयोग करते हैं, जिसे मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग को मापने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। साथ में हमने देखा है कि लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक होता है। अलग अलग ज़रूरतों में हम मानचित्र का उपयोग कर सकते हैं। साथ में कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्य को दर्शाते हैं। कुछ छोटे छोटे मानचित्र होते हैं जो छोटी छोटी जगह को दर्शाते हैं, तो कुछ तथ्यों को बताते हैं कि ये जगह यहाँ पर लोकेटेड है। दूसरे मानचित्र में ये बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो एटलस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है कि एटलस किसे कहा जाता है। तो एटलस वह होते हैं जिसको सभी मानचित्र को एक जगह पर संयोजित किया जाता है, रखा जाता है, उसे एटलस के नाम से जाना जाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। जो एटलस होता है उसमें अलग अलग पैमाने यूज़ किए होते हैं। पैमाने का मतलब उसके नापने के लिए कि वो जगह कहाँ पर उपस्थित है, तो अलग अलग चीज़ों से हम उसको मापा जाता है तथा उस मापों पर आधारित एटलस हमारा होता है। मानचित्रों में से एक ग्लोब की अपेक्षा में ज़्यादातर जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ पे? मानचित्रों की अपेक्षा एक ग्लोब की अपेक्षा से हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब ये है कि ग्लोब में कम जानकारी होती है, जिससे राज्य या वर्ल्ड के बारे में देखने के लिए मिल जाता है। पर यदि हम छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कहेंगे तो उसमें हम जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। जिनमें से कुछ को वर्णित किया गया है, जिनमें से कुछ को बताया गया है कि इस प्रकार हम इसका अध्ययन करेंगे। साथ में अब हम देखेंगे भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। तो हमने देखा कि पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ जो पृथ्वी पर पाई जाने वाली आकृतियाँ, जैसे पर्वत होता है, पहाड़ों होता है, मैदानों, नदियों, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चवाच्य मानचित्र कहा जाता है। जिसे भौतिक ये सारी स्थितियों को जो दर्शाए जाते हैं उसे हम भौतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। साथ में हम देखेंगे कि राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं। तो राजनीतिक मानचित्र वह मानचित्र होता है जिसमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों या राज्यों के तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक कहते हैं। जिसमें हम शहरों का परीक्षण करते हैं, गांव के बारे में बताते हैं, नगरों, राज्यों के बारे में दर्शाते हैं, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। तो हमने देखा कि भौतिक और राजनीतिक मानचित्र में क्या अंतर होता है। तो इस प्रकार हम एक प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। ठीक है, आपको उस पर लाइन बनानी है। फिर साथ में आप उस पर
उत्तर और दक्षिण को भी चिन्हित कर सकते कि ये ऊपर की उत्तर है, नीचे का दक्षिण हिस्सा है। ठीक है, आप बतला सकते हैं। अब चाकू से एक गेंद को काटे तथा ऊपर से चाकू से काट ले तथा उसे चपटे करने की कोशिश करें। देखिए कि इस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। तो आइए हम देखते हैं, अब हमारा चैप्टर है, सेकंड पार्ट है हमारा। हम सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं अपने। कि अभी हमने भौतिक मानचित्र के बारे में पता, जिसमें पर्वत पठारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र में राज्यों के बारे में प्राप्त होता है, उसे राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। अब हम देखेंगे कि थीमैटिक मानचित्र किन्हें कहते हैं। क्या आपने इसका नाम सुना है? ये भी मानचित्र होते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र की ये सड़क यहाँ पर है, रास्ता। वर्षा मानचित्र वन, उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहते हैं, जिसमें सड़क के बारे में बताया गया हो, वर्षा के बारे में, क्योंकि वर्षा इसमें ज़्यादा होती है इस क्षेत्र में, या वन इस ज़्यादा यहाँ पे होती है, उद्योगों का कार्यक्रम यहाँ पे होता है, तो उसको हम थीमैटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया गया है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, मतलब मानचित्र को 3 प्रकार से हम यूज़ करते हैं, एक दूरी से, एक दिशा से, एक प्रतीक। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मानचित्र के 3 घटक कौन से हैं। तो दूरी होते हैं, दिशा होती है तथा प्रतीक, ये सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। अब हम पढ़ेंगे दूरी को मानचित्र के प्रतीक माना गया है, घटक माना गया, क्यों? चलिए हम पढ़ते हैं। हमने देखा दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन का मतलब उसमें दर्शाया जाने वाला चित्र या डायग्राम के अकॉर्डिंग हम दूरी को दर्शा सकते हैं, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा एक कागज के एक पन्ने को दर्शाता है। या एक कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींची गई, कि छोटी सी चीज़ पर खींची गई काफ़ी जानकारी हमें प्रदान करता है, लेकिन इसे ये सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी में व्यक्त की जाती है। जिस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने अज्यूम करा थीटा हमारा 10 किलोमीटर की दूरी पर होता है, तो इस प्रकार सिंबल से भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ में हम देखेंगे, इसलिए हम इस उद्देश्य के लिए पैमाना चुना जाता है, जैसे पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात। अब इसमें अनुपात की बात की गई है कि किस प्रकार हम उसको दर्शाएंगे दूरी को। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, कि आपके विद्यालय और घर की दूरी भी 10 किलोमीटर का अंतर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया। तो इसको हमने 2 सेंटीमीटर वो 5 किलोमीटर के बराबर दर्शाया गया है। इसी प्रकार हम सिंबल्स प्रतीक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल की 5 सेंटीमीटर की दूरी को दर्शाता है। आपसे रेखाचित्र का पैमाना होगा, जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 5 किलोमीटर के रूप में नियुक्त करते हैं, कि हमने 1 सेंटीमीटर इसका नाम रखा है जो कि 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। इसी प्रकार किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो पैमाना होता है मापना, तथा आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि जब बड़े क्षेत्र वाले भागों जैसे महाद्वीप देशों कागज पर दिखाना होता है, तो हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग किस प्रकार करते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। फिर पहले में 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाता था छोटी छोटी जगहों के लिए। अब यदि हम 5 सेंटीमीटर जूम करते हैं तो वो 500 किलोमीटर के बराबर होता है। साथ में हम देखेंगे तथा इस प्रकार के इसको दर्शाता है, इसको हम छोटे पैमाने वाले मानचित्र भी कहते हैं।
क्या कहा जाता है इसको? छोटे पैमाने वाले मानचित्र के नाम से जाना जाता है। साथ में हमने पढ़ा है जब एक छोटे क्षेत्र वाले भाग जैसे अपने गांव शहरों को कागज़ पर दिखाना होता है, हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 500 सेंटीमीटर से दर्शाता है तथा इस प्रकार के मानचित्र को हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम बड़े पैमाने वाले मानचित्र के नाम से जानते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार अभी हम ये पढ़ेंगे, आओ कुछ कर कर सीखें। क्या करके सीखें? चित्र 4.1 को देखिए, वहाँ एक पैमाना बनाया गया है। इसका उपयोग स्थलों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। साथ में अब उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए एक कुआं लेना है, फिर वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर रखनी है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है तथा एक पोस्ट ऑफिस, एक करीम के घर तथा इसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर बताई गई है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर, लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते हैं। आपको सड़क पर चलना होगा। यदि आप लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी तक जाते हैं तो उसके बाद सी से एम तक, फिर एम से बी तक तथा बी से ए तक मापने के लिए आपको सभी दूरियों को जोड़ दें। यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की रास्ता की कुल दूरी होती है। जिस प्रकार ए से आप बी की दूरी को ऐड करेंगे, फिर बी को सी की दूरी तक आप ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार भी आप अपनी दूरियों को माप सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि दिशा का किस प्रकार पता चलता है, कि दिशा होती क्या है। दिशा के बारे में पढ़ेंगे हम। अधिकतर मानचित्रों पर ऊपरी दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, इस प्रकार राइट तरफ, लेफ्ट तरफ, राइट तरफ। तो जिसके ऊपरी अक्षर ऊपर लिखा होता है कि ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है तथा इसे उत्तरी रेखा के नाम से जाना जाता है। जैसे ऊपर वाला रेखा उत्तरी दिशा को दर्शाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। यदि आपको उत्तर के बारे में जानकारी मिलती है कि कहाँ पर हमारा उत्तर है, तो आप दक्षिण पूर्व की ओर जा सकते हैं। इसलिए हमारी 4 प्रमुख दिशाएं मानी गई है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी कितनी दिशाएं होती है। तो हमारी 4 प्रकार की मुख्य दिशाएं होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। इन्हें प्रधान बिंदु के नाम से जाना जाता है। किस बिंदु से जानते हैं? प्रधान द्विबिंदु के नाम से जानते हैं। बीच की 4 दिशा होती है, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। इनके बीच वाले दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता आप लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगा सकते हैं कि विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदानों की दिशा और दुकान से विद्यालय तक की दूरी। यदि आपको किसी भी दिशा में जाना है तो आप दिशा से, किसी प्रतीक से या उसकी दूरी से पता लगा सकते हैं। आइए हम प्रधान द्विबिंदु को समझते हैं कि प्रधान बिंदु कैसे होते हैं। देखने पर इस दिशा को हम उत्तर कहते हैं, फिर दक्षिण कहते हैं, इधर वाले सामने लिखो, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर पूर्व होता है, इसमें दक्षिण पूर्व होता है, पश्चिम दक्षिणी पूर्व होता है और उत्तरी पूर्व के नाम से ये जाना जाता है। इसे प्रधान द्विबिंदु के नाम से हम जानते हैं। सेकंड है हमारा, इसी प्रकार हमारा दूसरा है। अब हम जानेंगे कि दिश सूचक की सहायता क्या होता है। एक वॉच होती है, घड़ी प्रकार की होती है, जिसमें हम दिशा के अकॉर्डिंग अपनी
स्थिति को तथा जहाँ पे हमको जाना है हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम लिखा होता है। तो दिक्सूचक की सहायता से हम किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यदि आपके पेपर में कोई क्वेश्चन आता है कि दिक्सूचक किसे कहते हैं, तो आप उसमें लिखेंगे कि हम किसी स्थान की दिशा का इससे पता लगा सकते हैं। यह एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इसकी दिशा किस प्रकार होती है? स्टार्टिंग से जिस प्रकार आप दिशा का पता लगा सकते हैं, इसमें उत्तर और दक्षिण दिखाई देता है। प्रतीक के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रतीक क्या होता है। प्रतीक यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक होता है। कि हम प्रतीक जैसे सिंबल से हम पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यदि हम क्वेश्चन मार्क लेते हैं, क्वेश्चन मार्क जो हमारा है 5 किलोमीटर के बराबर है, तो इस प्रकार हम इसके प्रतीक का हेल्प से हम दूरी का पता लगा सकते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार से विभिन्न आकृति हैं, जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पट्टियाँ या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता, इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छाया, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दिशाओं का पता लगा सकते हैं। साथ में हमने देखा ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनके अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, किसी एक भाषा को नहीं जानते, तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हो, तथा आप इन चिन्हों की सहायता से दूरी का पता लगा सकते हैं। जिस प्रकार हमें ये नीचे गिवन दिया गया, जैसे रेलवे लाइन है कि बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, ये दर्शाया गया चिन्हों की सहायता। सड़क, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, ये दर्शाया गया। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जल, जिला, दर्शाया गया। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, ये बताया गया है। मंदिर, गिरजा, मंदिर, छतरी, सब कुछ बताया गया। इस प्रकार हम सिंबल से मतलब प्रतीक से हम छानबीन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बीज के द्वारा मानचित्रों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, मतलब उनकी अपनी ही खुद सेपरेट भाषा मानी गई है कि जिसे सभी आसानी से समझ सकें। इस प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है, जिसे ये रूढ़ चिन्ह के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? रूढ़ चिन्ह के नाम से हम इनको जानते हैं। आइए हम पढ़ते हैं कि रूढ़ चिन्ह का मतलब क्या है। रूढ़ चिन्ह प्रतीक कहते हैं वह चिन्ह जिसमें हम दूरी अगर मापनी है तो प्रतीक की सहायता से हम माप सकते हैं। कुछ रूढ़ चिन्ह प्रतीक 4.3 दिशा में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग करके भी उद्देश्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरे रंग का इस्तेमाल पर्वतों, पीले रंग का पठारों में किया जाता है तथा हरे रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। साथ में हमने देखा कि आप इस क्वेश्चन के पता लगा सकते हैं। ये आपका होमवर्क है कि नदी किस दिशा में बह रही है। ऊपरी चित्र को देखकर आपको इन सब के आंसर देने हैं। जो डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजर रही है, किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है तथा रेलवे पुल की किस तरह पुलिस स्टेशन स्थित है। और हम आपको 5th क्वेश्चन का भी आंसर देना है। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के लिए किस तरफ स्थित है। छतरी कहाँ पर है, तालाब, नदी, गिरजाघर, मस्जिद कहाँ पर उपस्थित है। तो आपको इन सब का पता इस चित्र को देख के लगाना है कि डुमरी कहाँ पर, डुमरी एरी, इसका घर कहाँ पर है, सुंदरवन किस दिशा में। तो आपको इसका आंसर देने हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रेखा चित्र क्या होता है। क्या पढ़ेंगे हम? रेखा चित्र के बारे में। रेखा चित्र एक आरेखण मतलब चित्र की सहायता से जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होती है। याददाश्त का मतलब होता है लिखित रूप में तथा स्थानीय मतलब जगह के रूप में परीक्षण होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र की एवं
कच्चे आरेखन की सहायता से वहाँ की एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए, सापेक्ष का मतलब होता है उसको दिखाने के लिए, बतलाने के लिए। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बतलाने के लिए कच्चा आरेखन बता सकता है, जैसे रफ ग्राफिक जिसे कहते हैं, कि उसने मुझे वहाँ बुलाया, फिर सीधी गली, वहाँ मस्जिद आएगी, उधर से राइट मुड़ना है, इस प्रकार। अब कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जा सकता है, जिसे हम रेखा चित्र का नाम दिया जाता है। और ये हम आगे चलते हैं कि खाका किसे कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है खाका। खाका होता है एक छोटे के बड़े पैमानों पर खींचा गया चित्र, जिसे हम खाका का नाम दिया गया है, तथा एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसा किसी कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे हम मानचित्र में ही नहीं देखा जा सकता है। तथा हम पढ़ेंगे अब कि उस समय हम लोग बड़े पैमाने में एक रेखा चित्र खींचते हैं, जिसे हम खाका कहते हैं। ये अक्सर बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है, तो आप इसके बारे में भी जानकारी रखेंगे, खाका क्या होता है। आइए अब हम अभ्यास के NCERT अभ्यास के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ओके, कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से होते हैं। मानचित्र के 3 घटक होते हैं। दूरी, जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया, दूरी होती है, दिशा होती है और प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधान द्विबिंदु किसे कहते हैं। प्रधान द्विबिंदु मतलब होता है, द्विबिंदु कौन कौन से होते हैं, जहाँ पर 4 दिशाएं मुख्य दिशा आकर मिलती है, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को प्रधान बिंदु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मानचित्र के पैमाने। जो मानचित्र के पैमानों से आप क्या समझते हैं। पैमाना स्थल वह पर वास्तविक दूरी या मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। मैं फिर से बता रही हूँ कि मानचित्र के पैमाने को आप किस प्रकार समझ सकते हैं। मानचित्र पैमाना होता है स्थल पर से वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच में इन दोनों के अनुपात को हम मानचित्र पैमाना के नाम से जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे 4th क्वेश्चन नंबर। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र की अधिक सहायता होती है, ये क्यों कहा गया है। क्योंकि जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देशों, राज्यों, शहरों और गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो अब ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। कि ग्लोब में हमें जानकारी कम मिलती है, जबकि हम मानचित्र में जानकारी हम अधिक प्राप्त कर सकते हैं। छोटी सी छोटी चीज़ों का हम विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। साथ में हम देखेंगे अब कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि मानचित्र एवं खाका में क्या अंतर है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मानचित्र होता है ये पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चिपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है, तथा इसमें मानचित्र से बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि मानचित्र में हम छोटे से छोटे तथा जानकारी का उल्लेख कर सकते हैं, इसका वर्णन किया जा सकता है। इसमें रूढ़ प्रतीक का उपयोग होता है तथा मानचित्र में सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे खाका क्या होता है। यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमानों पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। वह जानकारी मिलती है जिनमें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। इसमें लंबाई, चौड़ाई का उपयोग हम कर सकते हैं। साथ में हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6।
कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्राप्त करता है, कि मानचित्र ऐसा कौन सा मानचित्र है जिससे हमें बहुत सारी जानकारी ज़्यादा पाई जाती है। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 7th, कि हम किस प्रकार प्रतीक किस प्रकार मानचित्र के अध्ययन में सहायक होते हैं, कि हम हमारे जो प्रतीक होते हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो किस प्रकार सिंबल्स का प्रयोग हम करते हैं। जिस प्रकार मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, जैसे आप एक पेड़ बनाइए, पेड़ 5 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इस प्रकार आप सिंबल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायता करते हैं। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों तथा वृक्षों, रेल की पटरियों के बारे में तथा इत्यादि को देखना संभव नहीं होता है। क्या आप मानचित्र में रेल की पटरी बता सकते हैं? नहीं। तो इनके प्रतीक चिन्हों द्वारा प्रदर्शित, जिसमें हम दिखाते हैं कि प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रतीक से हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से दिखाया जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान माना गया है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताया गया है कि वृक्षों के वितरण को दिखाने के लिए कौन सा मानचित्र उपयोगी होता है। तो भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र। इसका आंसर है वृक्षों के लिए हम थीमेटिक मानचित्र का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, क्या जलाशय को, पर्वतों को या मैदान को। तो हम जलाशय को नीले रंग से उपयोग करते हैं। अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि दिश सूचक का उपयोग किस लिए हम करते हैं। तो इसका आंसर आप लोग देंगे कि प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए या दूरी को मापने के लिए। दूरी को मापने के लिए तो होता नहीं है, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए या प्रतीकों को, प्रतीक इसमें आते नहीं है। तो हमारा आंसर है कि इससे मुख्य दिशा का पता आप इस प्रकार लगा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाना आवश्यक है किस लिए, मानचित्रों के लिए, रेखा चित्र के लिए या प्रतीकों के लिए। तो ये है हमारा इसका आंसर है मानचित्रों के लिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो, और अगर पसंद ना आए तो अपना इम्पोर्टेंट सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। थैंक यू माय वॉचिंग चैनल शिक्षा विद आशा।